लीजिए। हम गलत करेंगे तो ही सुसाइड करेंगे, हमें गलत करना ही नहीं है ना। जीवन में हम गलत नहीं करेंगे तो हम भूखे मर ही नहीं सकते। दैट्स अ पॉइंट सर, बहुत बढ़िया बात बोली। लेकिन 1994 से लेकर के अब तक की 28 साल की आपकी संघर्ष है। आपने संघर्ष किया, आपने अपने नाम को स्थापित किया, अपने व्यापार को स्थापित किया। ये पूरे संघर्ष काल के दौरान आपका एक सबसे अच्छा मित्र, आपका सबसे अच्छा हमसफर, आपका एक सबसे अच्छा दोस्त कौन रहा, जो आज भी आपके साथ खड़ा रहा, आपके साथ लड़ा, लेकिन आपको छोड़ा नहीं जिसने? कि मैं जिनसे मिलता हूँ उनसे घुल मिल जाता हूँ और दूसरे के दर्द को अपना समझते हुए सामने वाला का सहयोग के द्वारा ही मैं हर काम को आगे बढ़ा के ले जाता हूँ। में रहते हुए कार्य करना चाहिए। और रही रोजगार की बात, रोजगार पैदा किया जाता है, रोजगार मिलता नहीं है। संघर्ष करने से रोजगार मिलता है। आप खेत में आप चलेंगे, हाँ, तो खेत में पगडंडी नहीं होती है, लेकिन जब हम चलते हैं तो पगडंडी बन जाती है। और हमारा समाज तो जिस क्षेत्र में जाता है उसी क्षेत्र में अग्रणी होकर सभी समाज के लोगों का सेवा करने का भाव रखता है। और हम सेवा भी करते हैं, कार्य भी करते हैं। हम अपने धन उपार्जन के साथ साथ समाज सेवा को अपना जीविका के रूप में ही मानते हैं। सभी को नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रवासी खबरें और मैं हूं राम। आप सभी को यह बात पता होगी कि इकबाल साहब ने आज से 100 साल पहले अपनी शायरी के माध्यम से कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना तू कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हमारे इस पूरे भारत देश में एक ऐसा समाज है जो भारत देश के हर गांव में आपको मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं अग्रवाल समाज की, जो निकलते हैं इस उद्देश्य के साथ कि उन्हें व्यापार स्थापित करना है, उन्हें अपने नाम को स्थापित करना है और उन्हें अग्रसेन महाराज के जो नियमावली थे, जो उनके संदेश थे, उसको जन जन तक प्रसारित करना है। इसी उद्देश्य के साथ वो निकलते हैं, व्यापार स्थापित करते हैं और न केवल व्यापार स्थापित करते हैं बल्कि कितने लोगों को और भी मदद करते हैं कि वो अपने आवाज को स्थापित कर पाए, अपने व्यापार को स्थापित कर पाए। आज हम आपको जिस शख्स से साक्षात्कार करवाने वाले हैं आप सभी का, वो भी इन्हीं नामों में एक नाम है। मैं बात कर रहा हूं अमृत गोयल जी की। ये आरएसएस के एक जो है संघी रह चुके हैं। ये राजनीति में भी सक्रिय रूप से अपनी जो है भूमिका निभा चुके हैं और निभा रहे हैं। और यहाँ पर मुंबई में आकर के इन्होंने जो है अपना एक अच्छा व्यापार किया। रियल एस्टेट में भी ये हैं और बिल्डिंग मटेरियल में भी जय भवानी जो है नाम से इनका जो बिल्डिंग मटेरियल है उसका भी इनका बहुत ही अच्छा काम इस मीरा भाईंदर शहर में है। और इसके परे जाकर के सामाजिक कार्यों में भी ये बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं। तो उसी की बातों को जानने के लिए, उन्हीं सारी चीज़ों को जानने के लिए आज हम इनके पास पहुंचे हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अमृत गोयल जी के पास। सबसे पहले गोयल जी, आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे और आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप जो दर्शक हैं उनको अपने बारे में बताइए। आप कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं? मैं बेसिकली हरियाणा क्षेत्र से निकला हुआ हूँ और मेरे पिताजी पहले जमशेदपुर रहते थे, जो अभी झारखंड है, पहले बिहार हुआ करता था। मेरी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, लालन पालन जो भी जमशेदपुर से हुआ और मैं वहाँ रहते हुए मेरी 9 वर्ष की आयु से मैं संघ में जुड़ा। संघ का भी काम किया हूँ मैं और पार्टी पॉलिटिक्स में भी मैं काफ़ी रुचि रखा। मेरे पिताजी वहाँ जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे जिला के। उस दौरान भी काफ़ी अच्छे वक्ताओं से मिलता रहा और हमारे सीनियर लीडरों का भी हमें सानिध्य मिला। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी कॉलेज के लाइफ में जुड़ा रहा और साथ साथ में हमारे अग्रवाल समाज का भी मैं काम करता था। अग्रवाल समाज के काम करते हुए हमारी एक स्कूल चलती थी, राजस्थान युवक मंडल हमारा संस्था हुआ करता था, जिसके अंतर्गत हम स्कूल चलाते थे। उस समय जब सेक्रेटरी था उस स्कूल का, तो मैं करीब 2000 बच्चे पढ़ते थे। हमारे युवक मंडल द्वारा ही मारवाड़ी समाज द्वारा एक राजस्थान सेवा सदन जुगसलाई क्षेत्र जमशेदपुर के अंदर में है, जो वहाँ हॉस्पिटल का निर्माण किया गया, जो आज काफ़ी बड़ा वह रूप ले लिया है। हॉस्पिटल का काफ़ी बड़ा रूप ले लिया गया है। और हमारा समाज तो जिस क्षेत्र में जाता है उसी क्षेत्र में अग्रणी होकर सभी समाज के लोगों का सेवा करने का भाव रखता है और हम सेवा भी करते हैं,
कार्य भी करते हैं। हम अपने धन उपार्जन का साथ साथ समाज सेवा को अपना जीविका के रूप में ही मानते हैं। मुंबई कब आना हुआ? मुंबई प्रदेश में मुझे 1994 में मेरा आना हुआ। उस टाइम हमारे छोटा सा कपड़े का व्यापार था यहाँ पे, तो हमारे छोटे भाई पहले से चला रहे थे। मैं कपड़े मार्केट से जुड़ा, लेकिन जुड़ने के बाद मुझे कपड़े मार्केट में खास रुचि नहीं रही। फिर मैं हमारे कंस्ट्रक्शन में ही छोटा सा काम से मैं चालू किया। सबसे पहले मैं इंटीरियर का काम ज्यादा करता था, कंस्ट्रक्शन में अभी धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन में आया। और 1914 के बाद बिल्डिंग मटेरियल का भी मैंने काम यहाँ चालू किया। जब आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आए तो किस तरह की तकलीफें, किस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? कंस्ट्रक्शन लाइन में परेशानी तो काफी रहती है। प्रशासनिक भी रहती होगी। प्रशासनिक भी रहती है, लोकल के लोग के भी रहते हैं, लेकिन मुझे हर तरह से लोगों का सहयोग मिला, क्योंकि मेरा स्वभाव भी कुछ ऐसा था कि मैं जिनसे मिलता हूँ उनसे घुल मिल जाता हूँ और दूसरे के दर्द को अपना समझते हुए सामने वाला का सहयोग के द्वारा ही मैं हर काम को आगे बढ़ा के ले जाता हूँ। संघर्ष के दिनों का कोई एक ऐसा किस्सा बताएंगे जो हमारे दर्शकों को प्रेरणा दे? कोई एक ऐसा किस्सा जिसको आप आज भी याद करते हो? देखिए, संघर्ष के जीवन में तो ऐसा है कि जब भी आपके पास कुछ नहीं होता है ना, तभी कोई लोग आपको सहारा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनको ये लगता है कि शायद अगर मैं इनको कुछ दे दूंगा तो शायद मेरा पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, ऐसा विचार उनके मन में ज्यादा रहता है। और लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो आदमी डूब रहा है उसको कैसे भी करके समाज में उसको वापस खड़ा करना चाहिए और वो अपने लायक उसको बनाना चाहिए कि वो, हम आर्थिक सहयोग देने से बदले हम ये चाहते हैं कि हम उसको आर्थिक रोजगार दे सकें, तो अपना जीवन का वो पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण वो अच्छी तरह से कर सकेगा। जीवन में कभी एक वक्त ऐसा आता है कि जब हम बड़ी गहरी परेशानी में पड़ते हैं और हमें किसी से आशा होती है कि ये हमारी मदद करेगा या ये हमारी मदद करेगा, लेकिन वो हमारी मदद नहीं करता। तो उस समय जब आपके भी जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी, तो उस समय आपने क्या किया था? नहीं, मैंने तो उससे प्रेरणा ली कि शायद ये नहीं कर पा रहा है, किसी कारणवश उनको कन्वेंस हो सकता है उनके पास नहीं हो, शायद मेरा मांगने का तरीका गलत हो या कुछ मुझ में ही कमी हो। तो मैंने अपनी कमियों को दूर किया और मैं अपने संघर्ष से उस लायक बना कि मुझे दोबारा किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े। जैसा कि हमने अब तक अग्रवाल समाज के जितने भी लोग से मिले, कोई भी ऐसा नहीं जिसका किसी सामाजिक संस्था से या सामाजिकता में जिसका योगदान ना हो, जिसने पदार्पण न किया हो। जैसा कि आपके पीछे ही लगा हुआ है अग्रवाल विकास ट्रस्ट, जिसकी 15 तारीख को यहाँ पे भव्य शोभा यात्रा भी निकलने वाली है। थोड़ी अपनी सामाजिकता के बारे में हमें बताएंगे क्या? सामाजिक कार्यों के बारे में। मैं जमशेदपुर से ही जब था तभी मैं समाज से काफी जुड़ा रहा। सबसे पहले 1983 मारवाड़ी और वंश जो बना राष्ट्रीय स्तर पे, वो हमारी गुवाहाटी में बनी थी और मैं उसका फाउंडर मेंबर रहा हूँ। और मैंने 4 जो क्षेत्र बने थे उसमें एक क्षेत्र का नेतृत्व मैंने किया था उसमें। और अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन हमारा जो है, जो राष्ट्रीय लेवल पे है जी, उसका भी मैं मेंबर रहा हूँ और पदाधिकारी रहा हूँ। और काफी क्षेत्रों का मेरा दौरा रहा, समाज के प्रति कार्य करने के लिए काफी क्षेत्रों का दौरा रहा, समाज के लोगों को जोड़ने का दौरा रहा मेरा। और वो मेरी जवानी काल में मैंने बहुत काम उस टाइम में किए। और बिहार एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ काफी गुंडेगर्दी हुआ करती थी। हाँ, और उस क्षेत्र में मैंने भगवान की कृपा से मैंने लोगों को उनसे बचाया भी है और उनसे लड़ा भी है मैंने। सर जी, एक ऐसा होता है कि जिस जगह से हम आए हैं, जिस जन्मभूमि से हम आए हैं, बिहार की, आप जिस जन्मभूमि से आए, जमशेदपुर की, मेरी कर्म भूमि आपकी। हाँ। आपकी जन्मभूमि कर्म भूमि दोनों ही कह सकते हैं। दोनों कहला सकते हैं। आपका जब हम कुछ बनते हैं तो हमारा भी दायित्व होता है कि उसके लिए भी हम कुछ करें। हाँ। तो आपके द्वारा आपकी जन्मभूमि क्या कार्य किए गए, उसके बारे में कुछ बताएंगे? बताया मैंने, हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। थोड़ा उसमें विस्तार से थोड़ा बताएंगे। विस्तार में ऐसा है कि जब हम ये हॉस्पिटल बनाने के पीछे कारण एक ये था कि जमशेदपुर में एक ही बड़ी हॉस्पिटल थी जो थी टाटा मेन हॉस्पिटल। हाँ। वहां पे हमारे समाज की एक लेडीज द्वारा जो प्रेग्नेंट थी, हाँ, उनको हम लेके गए थे वहां पे। हाँ। तो उनको इसलिए एडमिशन नहीं मिला क्योंकि नॉन एम्प्लॉय थे हम वहाँ पे। टाटा के एम्प्लॉय नहीं, तो उस टाइम उनका ऐसा रूल था कि नॉन एम्प्लॉय को हम लोग एडमिशन नहीं देंगे। और वो काफी विकट परिस्थिति में थी
और वो उसका वो डेथ हो गया। उसी टाइम हम लोगों ने संकल्प किया कि हम लोग हमारा समाज का द्वारा एक नया हॉस्पिटल निर्माण करेंगे, और हमने 3 साल के अंदर में एक अच्छा वहाँ हॉस्पिटल निर्माण किया, जहाँ डिलीवरी भी होती थी और सर्जरी का भी काम होता था। और उस जमाने में वो 3.5 करोड़ रुपया में वो हॉस्पिटल बनकर रेडी हुई थी। ये 1983 की बात है। ये बड़ा संघर्ष वाला रहा होगा। हाँ, काफी लोगों से हमने घर घर जाके पैसा इकट्ठा किया, डब्बे में पैसे इकट्ठे किए, प्रत्येक परिवार से 1 रुपया से हम चालू। और आज इस अस्पताल की स्थिति क्या है? आज काफी बड़ा फल फूल रहा है और काफी लोगों की सेवा कर रहा है। अच्छी ओपीडी वगैरह भी है, अच्छी सेवा कर रही है, मुझे खुशी होती है। मैं जमशेद यहाँ बॉम्बे आने के बाद भी समाज से जुड़ा रहा। पहले तो 5-7 साल तक तो मैं नहीं समाज से जुड़ा, क्योंकि मेरी खुद की अपनी परिस्थिति को बनाने में लगा रहा। क्योंकि जब भी समाज में काम करना है तो कुछ अपना लगाना ही पड़ता है जी। बगैर लगाए तो समाज का काम होता नहीं है जी। कि जब थोड़ा सक्षम हुआ तो मैं समाज में लगा। और हमारे श्याम बाबा का जो प्रचार है उसमें भी मैं लगा रहा। हमारी श्याम संकीर्तन समिति, जिसका मैं चेयरमैन भी अभी भी हूँ, उनके द्वारा खाटू श्याम जी में एक भवन निर्माण मेरे अध्यक्ष काल में हुआ। खाटू श्याम राजस्थान में जो 34 कमरों का है, और अच्छी हम सेवा कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो यात्री आए उनकी हम सेवा करें। अमृत जी, हमने विभिन्न लोगों से ये सवाल पूछा है, आपसे भी पूछ रहे हैं कि हम जब कोई सामाजिक कार्य करते हैं तो कोई उद्देश्य होता है हमारा। किसी ने कहा कि सेवा से संतुष्टि मिलती है, किसी ने कहा कि सेवा हमने अपने माता पिता को करते देखी थी इसलिए हम भी करते हैं। आपका समाज सेवा करने का उद्देश्य क्या? देखिए, समाज सेवा करने से संतुष्टि तो मिलती ही मिलती, लेकिन समाज सेवा करने से एक सबसे बड़ी बात है, जो जरूरतमंद है, आज अगर हम कुछ किसी के लिए कर सकते तो ये कोई उसका उपकार हम नहीं करते। ये उपकार नहीं है, ये एक सेवा है ये। और ये करने से आत्मसंतुष्टि मिलती है काफी, कहीं ना कहीं। और क्या ये फल स्वरूप फल देता है? ये फल तो अच्छे कर्म का तो फल अच्छा ही होता है। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से पूछ रहा हूँ। हम तो ये कहेंगे अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है। आप बुरा कर्म करोगे तो रिजल्ट जरूर मिलता है आपको बुरा। आपकी 1994 से लेकर के अब तक की 28 साल की आपकी संघर्ष है। आपने संघर्ष किया, आपने अपने नाम को स्थापित किया, अपने व्यापार को स्थापित किया। ये पूरे संघर्ष काल के दौरान आपका एक सबसे अच्छा मित्र, आपका सबसे अच्छा हमसफर, आपका एक सबसे अच्छा दोस्त कौन रहा, जो आज भी आपके साथ खड़ा रहा, आपके साथ लड़ा, लेकिन आपको छोड़ा नहीं जिसने? ये ऐसा है, संघर्ष में सबसे ज्यादा अपनी पत्नी जो होती है ना, उसका साथ होता है। जो किसी भी परिस्थिति में आपका साथ निभाए। जी जी। अगर हमारे पास में 1 रुपया है तो 1 रुपये में भी घर चलाए, 1 करोड़ रुपया तो भी 1 करोड़ में घर चलाए। ये कला सिर्फ गृहिणी में होती है, और मेरी पत्नी बहुत अच्छी, और उसका साथ मुझे पूरा मिला, मेरे परिवार का साथ मिला, हमारे समाज के लोगों का भी साथ मिला। ऐसा नहीं है, हर आदमी से जब मैं मिलता हूँ तो कहीं ना कहीं उसका मेरे साथ में अगर अच्छा संपर्क है तो उनका साथ कहीं ना कहीं मिलता है, तभी हमको अच्छा काम कर पाते हैं। आप एक प्रेरणा के स्रोत भी हैं। आप प्रेरणा के लिए भी आपको हम कह सकते हैं। आज के जो नई पीढ़ी निकली है, युवा पीढ़ी निकली है, वो आपके ज़माने से तो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके अभी भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो वो जितने भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उनको आप एक संदेश क्या देना चाहोगे? देखिए, आज के पहले तो मैं सबसे पहले तो युवाओं को आज बोलेंगे, जो वो दिशा भटक रहे हैं वो दिशा ना भटके। सामाजिक संस्कृति में रहते हुए समाज का काम करना चाहिए, और समाज जो हमारा संस्कार है ये कि हम समाज की सेवा करें, और धर्म के जो हम सनातन धर्म से आते हैं उस धर्म की रक्षा कर सकें। ये हमारा मूलभूत होना चाहिए। तो उसके लिए तो सबसे पहले तो अपने समाज में संस्कृति में रहते हुए कार्य करना चाहिए। और रही रोजगार की बात, रोजगार पैदा किया जाता है, रोजगार मिलता नहीं है। संघर्ष करने से रोजगार मिलता है। आप खेत में आप चलेंगे तो खेत में पगडंडी नहीं होती है, लेकिन जब हम चलते हैं तो पगडंडी बन जाती है। उसी प्रकार आप अगर व्यापार के क्षेत्र में आगे जाएंगे, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा।
जो दिक्कतें आएंगी उसको झेलना ही पड़ेगा, लेकिन उस दिक्कतों को झेलते हुए अगर आप कार्य करेंगे तो अपने भी कमाएंगे, 4 लोगों को और भी हम रख के उनका जीवन यापन कर सकते हैं। हम वैसे क्षेत्र से आते हैं, हम व्यापार जो करते हैं उसका उद्देश्य ये है कि मैं मेरा परिवार तो चलाता ही हूँ, साथ में मेरे साथ जो काम करते हैं 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 300 लोग, 400 लोग, जितने हम बड़े कारोबार करते हैं उतने परिवार जो हमारे साथ काम करते हैं उनका परिवार का भी भरण पोषण होता है। हमारे द्वारा समाज में और भी कई जो समाज के लोग रहते हैं उनको भी काम मिलता है। अनुष्ठान जो हम करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उससे हमारे ब्राह्मण समाज का भला होता है। जो ब्राह्मण को हम एक देवता के रूप में मानते हैं उनका भी एक भला होता है। तो हम जितना भी अच्छा काम करेंगे उससे समाज का ही भला होगा, अपना भी भला होगा, आपके परिवार का भी भला होगा। सर आखिरी के 2 प्रश्न आपसे पूछूंगा कि मैं भी आज 2-3 दिन पहले पेपर पढ़ रहा था तो उसमें ऐसा बताया जा रहा था कि कोविड काल के बाद जो स्मॉल स्केल बिजनेस थे जो लोन ले लेके उन्होंने किए थे वो लोन नहीं भर पाए, बिजनेस डूबा, तो बहुत से लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। सभी को बिजनेस में झटका लगा। आपका भी इतना बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस है, सप्लायर का बिजनेस है, आपके मार्बल्स के बिजनेस है। कोविड काल के बाद आपको किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी, आपको किस तरह के दुराभाव झेलने पड़े और आपने उससे निपटान कैसे किया, आपने उससे निपटे कैसे आप? देखिए, कोविड काल के अंदर में जो एक काल जो आया था वो एक भीषण काल का कह सकता है। उस काल के अंतर्गत में क्या हुआ, कुछ काम करने की जो शक्ति थी लोगों को अपने आप में डरावनापन पैदा हुआ। मैं जाऊंगा बाहर किसी से मिलूंगा तो काम नहीं करूंगा, नहीं तो मुझे भी कोविड हो जाएगा। ऐसी कोई बात धीरे धीरे लोगों के मन से कोविड की भावना, डरने वाली भावना खत्म होती चली गई। हम वापस मार्केट में गए, वापस हम काम करने लगे, तो दिनचर्या जो हमारा था धीरे धीरे वैसे ही आ गया। ठीक है, कुछ काफी दिन तक 5-6 महीने तक व्यापार में कुछ तेजी मंदी रहती हो तो हमेशा लगा रहता है, और लेकिन वापस बाजार क्षेत्र अच्छा है, चल रहा है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं मुझे दिखती है। काम करने वाले के लिए काम कभी रुकता नहीं है, काम हमेशा बढ़ते ही चले जाता है। मतलब कुछ संघर्ष है तो सुसाइड उसका ऑप्शन तो नहीं है? नहीं, सुसाइड वो लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। आदमी को कमजोर नहीं होना चाहिए, संघर्ष करने की शक्ति पैदा करनी चाहिए आदमी। अगर हम संघर्ष करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते। सुसाइड करना तो कायरता है, कायरता। ये सब युवा लोग जो हमको देख रहे हैं ये सीखना चाहिए कि सुसाइड करना एक कायरता है, वो आपको नहीं करनी चाहिए। हम गलत करेंगे तो ही सुसाइड करेंगे, हमें गलत करना ही नहीं है ना। जीवन में हम गलत नहीं करेंगे तो हम भूखे मर ही नहीं सकते। That's the point, सर, बहुत बढ़िया बात बोली। एक आखिरी सवाल सर कि 15 अक्टूबर को अग्रसेन महाराज की जयंती आ रही है, उसमें शोभा यात्रा भी रहेगी। आप अग्रवाल समाज से आते हैं और अग्रवाल समाज के राजा महाराजा हैं, इनके शिक्षा का, इनके दिए हुए सीखों का आपके जीवन में क्या प्रभाव रहा है, इनका आपके जीवन में क्या महत्व रहा है? देखिए, अग्रसेन जयंती हम इसलिए मनाते हैं कि हमारे जो पूर्वज आराध्य हैं महाराजा अग्रसेन जी ने अपने जीवन में उन्होंने एक ही शिक्षा दी कि अपने सामने जो भी लोग हैं अगर वो कमजोर है तो हम उनको अपने बराबर में खड़ा करने के लिए उस जमाने में उन्होंने 1 ईंट 1 रुपया देके जो चलाया था दौर, वो उसका मकसद यही था कि जो भी हमारा परिवार के लोग हैं वो बराबर में खड़े हो सके, काम कर सके, अपना घर का परिवार का भरण पोषण कर सके, समाज का भरण पोषण कर सके, राज्य का कर सके, नेशनल का कर सके। क्यों हर गांव से 1 ईंट 1 रुपया लाओ, हर परिवार से देके परिवार से जोड़ते थे, एक घर बनेगा, एक व्यापार बनेगा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जी की आपने इतनी अच्छी यहाँ पे बात रखी और काफी प्रेरणादायक बातें यहाँ पे आपने बोली, जो कि मेरे लिए ही नहीं बल्कि देखने वाले दर्शकों के लिए और खास तौर पे युवाओं के लिए ज्ञानवर्धन की बात होगी, जो आज व्यवसाय करने जा रहे हैं, जो आज नौकरी करने जा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, उन सभी के लिए इनके जीवन से ये प्रेरणादायक बातें आप लीजिए। ये इनका जीवन कुछ ऐसा नहीं है कि अभी हुए अभी हुआ, 28 साल का संघर्षमय जीवन है जो यहाँ पे इन्होंने 12 मिनट के हमारे इस इंटरव्यू में बताने की कोशिश की है। वैसे 28 साल 28 मिनट में भी कवर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जो अहम बात यहाँ पर है वो ये है कि कभी भी किसी भी शख्स को गिरना नहीं चाहिए, उसे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से उसे हमेशा खड़े रहना चाहिए। और अग्रसेन भगवान की जो शिक्षा है कि सभी को जो नीचे हैं आपसे उनको अपने बराबर लाइए,
ये काम शायद सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आज के समाज में अगर एक आदमी बड़ा बनता है तो ये सोचता है कि मेरे नीचे जितने भी हैं वो सब छोटे ही रहे ताकि मैं उन पे शासन करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उनको भी अपने बराबर लाए, उनको भी अपने बराबर का जो है ओहदा दे, उनको अपने बराबर की शक्ति दे, अपने बराबर के जैसा उनको सम्मान दे। ये शिक्षा यहाँ पर आज अमृत गोयल जी ने हमको दी है। इसी तरीके के इंटरव्यू सुनने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्रवासी खबरें को। इसी के साथ आप देख रहे थे राम दुबे। धन्यवाद।